हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी आप सभी की बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए भाई, एक बार लाइव आ जाइए। और जो बच्चा एक बार लाइव है वो एक बार ये बता दो भाई, आवाज वगैरह सब आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? बताइए एक बार, क्योंकि फिर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से तो सब ऑन है। एक बार आप मुझे बता दीजिए सब क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि सब ओके है। चलिए भाई, तो भाई पिछली क्लास में हमने अपना पदार्थ की अवस्थाएं टॉपिक पूरा किया था। ओके है मुकेश कुमार, चलिए बिल्कुल ठीक है, ओके है। अब भाई सबसे पहले तो देखो, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी। कल से, यानी कि कल कल के बाद अपनी एक तो साइंस की क्लासेस बढ़ा रहे हैं। साइंस की क्लासेस डबल हो जाएंगी आपकी, ठीक है? यानी कि भाई एग्जाम, सीधी बात है, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा होना हर हाल में जरूरी है। तो उस हिसाब से अपन लोग साइंस की क्लासेस डबल करने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस में आपको अभी फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और साइंस में आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो तीन तीन ब्रांच आपको लेके चलनी है। हालांकि केमिस्ट्री हमारी लगभग आधी हो चुकी है, आधे से ज्यादा ही हो चुकी है। कुछ गिने चुने टॉपिक हमारे बचे हैं, हालांकि बड़े टॉपिक हैं वो जो बचे हुए हैं, लेकिन यूं मान के चलिए 50 से 60% केमिस्ट्री अपनी हो चुकी है। तो अब डबल क्लासेस करेंगे। एक क्लास में अपनी केमिस्ट्री क्लास चलेगी, दूसरी क्लास में हम अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे कल की क्लास से, ठीक है? तो भाई आप सभी को मैं बता दूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे, जैसे कि अभी अपन लोग लाइव चल रहे हैं, तो लाइव में मोस्टली बच्चे आते नहीं है। लाइव में एक या दो बच्चा लाइव आता है, उसके बाद वो भी फिर बीच में चले जाते हैं छोड़ के क्लास को। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि भाई साइंस बायोलॉजी, साइंस की फिजिक्स की क्लास अगर मैं आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में दूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? एक बार पहले इस बात क्वेश्चन का आंसर मुझे दो। एक तो आप ये बोलो कि लाइव है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को वही 1 घंटा इधर पढ़ाना है। आप लाइव जुड़ो या फिर आप उसको अपलोडेड फॉर्म में ले लो, वो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर उसका टाइमिंग थोड़ा सा 3 बजे से पहले, 3:30 बजे से पहले रखना पड़ेगा उस क्लास का टाइमिंग। क्योंकि इसके बाद अपनी भाई मंडे से आप, अशोक चौधरी जी, मंडे से आपके जीके का भी डबल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? जीके की भी डबल क्लास स्टार्ट होगी, और अपनी फिजिक्स, इसकी साइंस की तो डबल हो ही रही है कल से, और मैथ्स की क्लास शाम को चल रही है। तो आपकी मैथ्स की क्लास भी सर डबल ही करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? तो क्लासेस आपकी शेड्यूल बहुत जल्दी बन जाएगा आपका, डबल डबल क्लासेस सारी चलेगी। तो आप सब्जेक्ट की सिलेबस की टेंशन मत लीजिएगा कि कब क्या होगा। एक बार आप फटाफट से मुझे जितने भी बच्चे यहाँ पे हो, या फिर आप आराम से बाद में चैट में आंसर दे देना, इसकी कोई बात नहीं है, चैट सेक्शन में आंसर दे देना कि भाई मैं आपकी फिजिक्स की क्लास 3-3:30 बजे से पहले लूंगी वो क्लास, फिर मैं, ठीक है? या तो वो फिर ऐसे इस टाइम पे हो पाएगी, या फिर वो शाम के मान के चलिए 4 बजे के बाद होगी, सॉरी 4:30 बजे के बाद, ठीक है? क्योंकि अभी तो अपनी 1 घंटा ये चलेगी, उसके बाद फिर वो चलेगी। तो आप मुझे बता देंगे कि किस टाइम पे आपकी क्लास कैसे लेनी है, ठीक है? अभी मत बताना, बाद में आराम से सोच के बता देना कि हमको लाइव ही चाहिए है। तो लाइव ही कहोगे तो लगभग आपकी मान के चलिए 4:30 बजे के आसपास वो क्लास स्टार्ट होगी, और आप बोलोगे कि भाई नहीं हमें तो, आप बात का भी, आप हमें बस अपलोड कर दो एक फिक्स टाइम पे, हम अपनी डबल स्पीड से ट्रिपल स्पीड से देख लेंगे। तो वो भी आप मुझे बता देना, ठीक है? चैट में बताइएगा जरूर, नहीं तो फिर मैं क्लासेस कहीं अपलोड करूंगी, फिर आप बोलोगे कि आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रही हो। तो चीजें सारी ओरिजिनल है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पुराने लेक्चर होंगे जो आपको दिए जाएंगे, होगा ओरिजिनल ही। बस फर्क इतना है कि फिर आपको एक शेड्यूल में बंध के रहना पड़ेगा, फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइव नहीं आओगे, फिर आपको लाइव आना पड़ेगा, ठीक है? तो अपनी डबल क्लासेस कर रहे हैं, और जीके की क्लास डबल क्लासेस आपकी मंडे से शुरू हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है? तो आपका अब उस चीज की टेंशन मत लेना। और भाई एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको, आप कंटेंट में जब जाते हो, कंटेंट में नीचे आपको एक पीडीएफ का सेक्शन भी दिखता होगा। तो उस पीडीएफ के सेक्शन में मैं कुछ पीडीएफ डलवाऊंगी, जिसमें अपने कुछ यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे वहां से बन जाते हैं, जैसे कि धातुओं से संबंधित कुछ तथ्यात्मक प्रश्न बन जाते हैं अपने, ठीक है? अपने किसी और टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन जो बन जाते हैं, तो वो पीडीएफ अगर मैं डलवाऊं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ में डलवाऊं, तो आप पीडीएफ सेक्शन को भी चेक करते रहा करो कि कहीं कोई पीडीएफ डाली गई हो। हालांकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगी चैट सेक्शन में
लेकिन आप भी खुद से उस चीज को देखते रहा करो कि कोई पीडीएफ तो नहीं डाली है। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पिछला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है उसी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ डलवाऊंगी अपने ऐप के अंदर, तो आप उसको चेक करते रहिएगा ताकि आपको भी अंदाजा रहे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस लेवल के आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का, जहां से एक क्वेश्चन तो हर बार हर एक एआरओ में पूछा जाता है, धातु, अधातु व उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु व उपधातु, मेटल, नॉन मेटल व मेटलॉइड। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। सबसे पहले ही बता दूं भाई, बड़ा टॉपिक है, क्लासेस ज्यादा लगेंगी, ज्यादा का मतलब ये नहीं 10-15 लग जाएंगी, पर ऐसा नहीं होगा एक क्लास में ये टॉपिक पूरा नहीं होगा, 2-3 क्लासेस भी लग सकती है और हो सकता है 4 भी लग जाए, क्योंकि धातुएं भी पढ़नी है, धातुओं के फिर उपयोग भी पढ़ने हैं, फिर कुछ अधातुओं के बारे में पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि धातुओं में हमारी कुछ मेटल्स, कुछ चीजें, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो अधातु की श्रेणी में आती हैं, लेकिन उनको हम गैसों में पढ़ चुके हैं, तो उनको हम यहाँ दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले कि भाई धातु, अधातु और उपधातु होती क्या है। तो देखो भाई, जो हमारी धातु, अधातु और उपधातु होती हैं, आप सभी को बताऊं, सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के बारे में कि धातुएं क्या होती हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते चलेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की। ठीक है, धातु क्या होती है, और धातु को ही आप बोलते हो मेटल। धातु को ही आप क्या बोलते हो, मेटल बोलते हो। मेटल, मेटल क्या होती है। तो देखो, आपसे कोई पूछे कि मेटल होती क्या है, तो आप इस चीज का आंसर देंगे। सबसे पहली बात तो, जो मेटल होंगी वो सारी की सारी मेटलों में कुछ खासियत होती है, उस खासियत के कारण ही उनको मेटल की श्रेणी में रखा गया है, धातु की श्रेणी में रखा गया है, नहीं तो उनको अधातु की श्रेणी में ही रख देते। तो पहली विशेषता जो धातुओं की होती है वो ये होगी कि सभी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। सभी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। यानी कि अणु परमाणु, जब हमने परमाणु पढ़ा था तो हमने बात की थी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश। आप सभी को पता है क्योंकि परमाणु में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो धातुओं में क्या होता है कि धातुओं में हर एक धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं, वो त्याग करती हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो अपने साथ ऋणात्मक आवेश को लेकर निकलेगा। यानी धातुओं में ऋणात्मक आवेश कम होता जाता है, और आप सभी को पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी तत्व के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी तो फिर सीधी बात है प्रोटॉन की अधिकता होगी, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो आवेश कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आवेश, सकारात्मक आवेश। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि सभी धातुएं जो होती हैं, अभी चलिए अभी, ठीक है आदित्य सिंह जी, अभी क्लास चली है, 2-4 मिनट हुई है क्लास को। पहली लाइन यही लिखी है, इससे पहले कोई लाइन हमने नहीं लिखी, पहली स्लाइड है आपकी। ठीक है, तो सभी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पहला क्वेश्चन कि धातु अधातु में से कौन सी है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो त्याग कौन करती है, धातुएं। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण इनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इनके ऊपर धनात्मक आवेश, क्योंकि भाई धनात्मक आवेश क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो आवेश कैसा आएगा, धनात्मक। यानी इनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसी कारण हम अपनी मेटल्स को कटायन या फिर धनायन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी कारण धातुओं को कटायन, ठीक है, धातुओं को कटायन, कटायन या फिर धनायन, धनायन भी कहा जाता है। ठीक है, कटायन या धनायन भी कहते हैं हम अपनी मेटल्स को, धातुओं को। पहली तो ये विशेषताएं आपकी हो जाती हैं। दूसरा
भाई धातुएं जो हमारी होती हैं, आपकी धातुओं में कुछ गुण पाए जाते हैं। गुण क्या पाए जाएंगे कि भाई आपकी मोस्टली धातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ताप की सुचालक होती हैं। ठीक है, धातुएं विद्युत और ताप की सुचालक होती हैं, विद्युत व ताप की सुचालक, यानी विद्युत को भी और हीट को भी अपने अंदर से गुजरने देती हैं आपकी मेटल्स, विद्युत की और ताप की सुचालक होती हैं आपकी धातुएं। ठीक है, लेकिन एक शब्द को याद रखिएगा आप सभी लोग कि एक शब्द होता है जिसे बोला जाता है अपवाद। अपवाद, अपवाद का मतलब है वो अपनी धातु, जो धातु यानी कि वो प्रकृति में पाई जाने वाली चीज, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, बनाए गए नियमों का अगर पालन नहीं करती, उनसे विपरीत अपना कुछ व्यवहार प्रदर्शित करती है, उनसे अलग होके चलती है, तो उसे क्या बोला जाता है, अपना, उसे हम बोलेंगे अपवाद, यानी कि जो नियमों का पालन नहीं करती, नियमों को तोड़ती है। तो भाई धातुओं के लिए नियम बनाया गया था कि सारी की सारी धातुएं विद्युत की और ताप की सुचालक होंगी, परंतु उनके इस नियम का पालन नहीं किया। एक अपवाद है, एक अपवाद है जिसने इसका पालन नहीं किया, और उस अपवाद को बोला जाता है, उस अपवाद को आप क्या बोलेंगे, उस अपवाद का नाम आप लेंगे सीसा, या फिर उसको बोला जाता है लेड। ठीक है, अपवाद सीसा, सीसा या फिर उसको क्या बोलेंगे, लेड आप बोल देंगे, और इसको पीबी से डिनोट किया जाता है। शीशे को किससे चिन्हित किया जाता है, पीबी से चिन्हित किया जाता है। मैं आपकी पीडीएफ डलवाऊंगी, जिस पीडीएफ में कुछ ऐसे तत्वों के नाम होंगे जिनका रासायनिक चिन्ह कुछ और होता है, लेकिन लैटिन भाषा में उनको बोला कुछ और जाता है। जैसे आप सभी को पता है Na, सोडियम को Na से चिन्हित किया जाता है, पोटेशियम को K से चिन्हित किया जाता है, सोने को AU से चिन्हित किया जाता है, चांदी को AG से चिन्हित किया जाता है। यानी बोल हम कुछ और रहे हैं और उनके लिए चिन्ह कुछ और उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम इनके लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो लैटिन भाषा से लिए हुए नामों से लिया गया है। तो यानी कि इन तत्वों के लैटिन नाम क्या है, उसका भी एक मैं पीडीएफ आपके इसमें डलवाऊंगी, ताकि आपको याद रहे, याद करने में आपको आसानी रहे, और पेपर में अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो चीज पेपर के टाइम पे रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अपवाद क्या है, सीसा या लेड एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु है जो, एकमात्र धातु है जो ताप व विद्युत की क्या है, कुचालक है। ठीक है, जो ताप व विद्युत की कुचालक है। ठीक है, कुचालक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी धातु होती है आपकी जो विद्युत की कुचालक है, सीसा होती है, बाकी सारी धातुएं क्या होंगी आपकी, विद्युत की सुचालक होगी। ठीक है, अगला देखो, अगला अगला होता है भाई कि जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं, सारी की सारी धातुओं में से मैक्सिमम धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, धातुएं किस रूप में पाई जाएंगी, ठोस रूप में। तो धातुओं की अगली खासियत होती है कि धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठोस रूप में होगी, परंतु भाई अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। बाकी सारी धातुएं तो ठोस रूप में पाई जाएंगी, लेकिन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस रूप में नहीं पाई जाएगी, और उसे आप बोलेंगे पारा। अपवाद कौन है इसका, पारा। पारे को ही आप क्या बोल सकते हो, मरकरी। पारे का ही दूसरा नाम क्या होता है, मरकरी, और मरकरी को हम Hg से चिन्हित करते हैं। किससे चिन्हित करते हैं, Hg से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई जहां जहां जो भी लाइन है तुमको मैं लिखवा रही हूँ ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी धातु विद्युत की और ताप की सुचालक नहीं होती, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये क्वेश्चन तो कम से कम 20 बार आज तक आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका होगा, यानी घिसा चुकी है आर्मी इस क्वेश्चन को पूछ पूछ के पारे वाले को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, विद्युत की होती है अपनी, यानी कि सॉरी तरल रूप में उसमें पाई जाती है, तरल रूप में। अगला, धातुओं में खासियत होती है भाई, ठीक है,
अगर आप इनको पीटना प्रारंभ कर दो, यानी हथौड़े से किसी चीज से अगर धातु को ऐसे मार मार के उस पे चोट करना प्रारंभ कर दो, तो धातुओं को पतली चादरों में बदला जा सकता है। किसमें बदल सकते हो? पतली पतली चादरों में बदल सकते हो। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो आप ये बात लिखेंगे कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय। और आघात वर्धनीय को ही अंग्रेजी में कहा जाता है डक्टाइल। तो आप याद रख लेंगे डक्टाइल, कि धातुएं डक्टाइल होती हैं। ठीक है, डक्टाइल होती हैं। ठीक है, डक्टाइल होती हैं। इनकी पतली पतली चादरें आप बना सकते हो। जैसे आप सभी ने देखे होंगे कि एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें हम रोटी लपेट के ले जाते हैं, एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। और उसी धातु को पीट के हमने उसकी इतनी पतली सी चादर बना दी कि आराम से उसके अंदर किसी भी चीज को लपेटा जा सकता है। काजू कतली के ऊपर सिल्वर वर्क तो आपने देखा होगा, चांदी का वर्क, चांदी की पतली सी शीट जो मिठाइयों पे चिपकाई जाती है। गोल्ड फॉइल, सोने की भी इतनी पतली परत आती है, पर सोना महंगा होता है, इसीलिए उसकी फॉइल का यूज हम दैनिक जीवन में नहीं करते। लेकिन अगर आप विदेशों में जाओगे तो विदेशों में आपको गोल्ड कॉफी पीने को मिलेगी, गोल्ड कॉफी, जिसमें गोल्ड के फॉइल को डालकर और उस कॉफी को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आघात वर्धनीय होती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साथ साथ कि आघात वर्धनीय क्या होता है। ठीक है, आघात वर्धनीय गुण होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि पता तो याद तो आपका ही होगा कि आघात वर्धनीय होती, पर मीनिंग तो पता होना कि आघात वर्धनीय का मतलब क्या है। तो यानी कि पतली चादरों में बदलने का गुण। ठीक है, पतली चादरों में बदलने का गुण। ठीक है, पतली चादरों में बदलने का जो गुण होता है किसी भी धातु का, उसी गुण को बोला जाता है आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो ये गुण धातुओं का एक विशेष गुण है जो धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज आप याद रखेंगे कि हमारी धातुएं होती हैं तन्य। क्या होती हैं? तन्य। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। आघात वर्धनीयता, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, तन्य होती हैं, तन्य। ठीक है, तैसे तन्य तैसे तार, तैसे तन्य तैसे तार। एक मिनट भाई, इसको करेक्ट कर दो। आघात वर्धनीय को डक्टाइल नहीं बोलते, इसको मेलिएबल बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी भाई, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था। मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल, इसको बोलते हैं मेलिएबल, और तन्यता को बोलते हैं हम डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल। अभी कई बार अपनी आर्मी के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश वर्ड भी ऐसे हिंदी में प्रोनाउंस करा के, हिंदी में कन्वर्ट करा के लिखाने पड़ते हैं। तो आप लोगों में से तो अगर किसी को दिक्कत होगी मैम ऐसे हिंदी में मत लिखवाओ, इसको डिक्टो इंग्लिश में लिखवाओ, तो कमेंट कर देना भाई कि ऐसे कर दो, क्योंकि यहाँ के वही बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नाम भी हिंदी में बताने पड़ते हैं। और इंग्लिश नाम बताने में मजबूरी हमारी ये है कि कई बार बहुत सारे पेपर में, और हो सकता है आर्मी जो होती है, आर्मी वाले पेपर में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हिंदी नाम ना देके उसका इंग्लिश वर्जन का नाम इसी तरह से प्रोनाउंस करके, यानी इसी तरह हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। तो दोनों नाम बताना मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं? तन्य। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो कि हम अंग्रेजी की स्पेलिंग ही लिख दिया करो, तो मुझे बता देना। ठीक है, क्या होती है? तन्य होती है, तन्य। अब तन्य का मतलब क्या है? तन्य का मतलब है, इंग्लिश में लिख दूं, चलो तो इंग्लिश में लिख देंगे। अब नेक्स्ट से, या फिर इनका भी कहो तो इनका भी लिख देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दूंगी अभी इनका। ठीक है, आगे से तो मैं लिख ही दूंगी, अभी इनका लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मेलिएबल, और इसको बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? डक्टाइल। ठीक है, तो धातुएं होती हैं तन्य और एक होती है आघात वर्धनीय। अब तन्य का मतलब क्या है?
तार बनाए जा सके, यानी जिनके आप क्या बना सकते हो, पतले पतले तार बना देते हो। पतले तार बनाने का गुण, पतले तार बनाने का गुण, ठीक है। पतले तार बनाने का गुण होता है धातुओं के अंदर, यानी जितने भी आप कहीं भी कोई तार देखते हो, चाहे विद्युत उपकरणों में उपयोग तार देखते हो, चाहे आभूषण वगैरह बनाने में कोई पतले पतले तार इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं पे भी अगर आप तार देखते हो तो वो तार किसी ना किसी धातु के ही बने होंगे, क्योंकि धातुएं ऐसी होती है जिनको आप पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हो। धातुओं को अगर आप चोट मार के तार बनाने की भी कोशिश करोगे तो वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं कण के रूप में, इसीलिए उनके तार नहीं बनाए जा सकते। अभी मैं आपको साथ साथ ये नहीं लिखवा रही हूँ भाई कि कौन सी धातु सबसे लंबे तार बना सकती है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, क्योंकि ये जब उस धातु के बारे में पढ़ेंगे वहीं पे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम सबको पता है चांदी विद्युत की बेस्ट कंडक्टर होती है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे, जहां हम चांदी पढ़ेंगे वहां उसके बारे में पढ़ेंगे। सोना सबसे अच्छी डक्टाइल मेटल होती है, यानी इसके सबसे ज्यादा लंबे तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम केवल धातुओं के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि धातुओं में कौन कौन सी खासियत होती है, कौन कौन से गुण धातुओं में होते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला धातुओं का गुण कौन सा है, तो अगला धातु का गुण होता है कि धातुओं में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण उनमें एक चमक पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लिखेंगे कि धातुएं प्रकाश का परावर्तन करती हैं, धातुएं प्रकाश का परावर्तन करती हैं, प्रकाश का परावर्तन करती हैं, जिस कारण इन्हें आप क्या बोलोगे, इन्हें आप बोल दोगे कि जिस कारण इनकी एक अपनी चमक होती है, ठीक है, जिस कारण इनमें चमक पाई जाती है, ठीक है, इनमें एक चमक पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आप लिख लेंगे कि धातुएं जो हमारी होती हैं ये सारे गुण उन धातुओं के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से धातुओं के मुख्य गुण हम कर चुके हैं कि धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, क्या कुछ उसके अंदर होता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अब हम बात करेंगे भाई, साथ साथ में हम विशेषताएं लिखेंगे अधातु की, उसके बाद फिर हम सारी एक एक करके जितनी भी हमारी मुख्य धातुएं हैं उन सारी धातुओं के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप सभी को पता है धातु कहाँ उपयोग करी जाती है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। धातु की मिश्र धातु, उस धातु से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस धातु के कौन कौन से अयस्क हैं और हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो धातु सबसे भारी है, सबसे हल्की है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो विद्युत की कितनी सुचालक है, कितनी कुचालक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो वन बाय वन हम धातुओं के बारे में और फिर उसके बाद हम अधातु और कुछ उपधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने धातुओं की विशेषताएं पढ़ी हैं, केवल धातुओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है कि धातुओं के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक बार अधातुओं की विशेषताएं, ठीक है। अगली स्लाइड में हम अधातु की विशेषताएं कि धातुओं में ये खासियत होती है, तो अधातुओं में कौन कौन सी खासियत होगी, ठीक है। अधातु, अधातु जिसे आप क्या बोल सकते हो, नॉन मेटल, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल। अब देखो क्या खासियत होती है इनमें, तो जो धातुओं के गुण है उसके ठीक विपरीत गुण इनके अंदर पाए जाएंगे, जो धातुओं में गुण पाए गए हैं ठीक उसके विपरीत गुण अधातुओं में देखने को आपको मिलेंगे। पहला गुण क्या है, तो भाई पहला गुण है हमारी धातुओं का गुण क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जिस कारण उनके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है। ये उसका उल्टा करेगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही थी, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण इनके ऊपर पाया जाता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये जो सारी होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अतः इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भाई आप मुझे ये बता दो, अगर इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? ऋणायन भी तो बोल सकते हैं, कि धातुएं ऋणायन होती हैं। हम ये बोल सकते हैं, सॉरी, अधातुएं क्या होती हैं? ऋणायन। अधातुएं ऋणायन होती है क्योंकि नेगेटिव आवेश इनके ऊपर आ जाता है। ठीक है, अधातुएं ऋणायन या फिर इनको एनायन, अंग्रेजी में ऋणायन को एनायन बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको को क्या बोल देंगे? एनायन। उसको क्या बोला था? कटायन। और इसको क्या बोला है? एनायन या फिर ऋणायन। ठीक है, अधातुएं ऋणायन या फिर एनायन कहलाती हैं क्योंकि नेगेटिव आवेश इनके ऊपर होता है। क्वेश्चन आपसे ऊपर वाली लाइन से पूछा जा सकता है कि धातु और अधातु में से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? तो ग्रहण करेंगी अधातुएं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी धातुएं। ठीक है, अगला लिखेंगे कि इनके अंदर कोई चमक नहीं पाई जाती क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करती, ये प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेती हैं, सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर जाती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं। अब अपने अंदर ले लेती हैं, इसी कारण इनके अंदर क्या नहीं होता? इनके अंदर चमक नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, तो इनमें चमक का अभाव होता है, चमक नहीं पाई जाती, इनमें चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं होती। लेकिन एक अपवाद है, एक अपनी ऐसी अधातु है, हालांकि दूसरी भी है पर उसमें थोड़ी बहुत चमक होती है, उसको इतना ज्यादा चमकीले उसमें रखा नहीं जाता। ठीक है, एक अपनी ऐसी मुख्य अधातु है जो अधातु है लेकिन उसके बाद भी उसमें चमक पाई जाती है, इसका अपवाद होता है। इसका एक है अपवाद, और इसका अपवाद क्या है जिसे आप क्या बोलोगे? इसके अपवाद को बोलोगे आयोडीन। जो आयोडीन है उसके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है, आयोडीन में चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, आयोडीन में चमक होती है, बाकी किसी धातु में चमक नहीं होती। अगली विशेषता लिखेंगे कि भाई साहब, ना तो किसी भी अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, ना इनके अंदर तन्यता का गुण होता है। यानी ना तो आप इनको वो कर सकते हो, आप इनको पतली चादरों में बदल सकते हो, ना आप इनके तार बना सकते हो। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि इनके अंदर, इनमें आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं होता। आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा, कोई भी अपवाद भी नहीं है इसका, कोई ऐसी अधातु नहीं है जो पतली चादरों में बदल जाए, नहीं बदलती कोई भी, और ना किसी में क्या होता है? तन्यता का गुण होता है। ठीक है, अगली विशेषता लिखेंगे कि आपकी जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की होती है कुचालक। ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक। कुचालक होती है, विद्युत को अपने में से गुजरने नहीं देती, लेकिन एक अपवाद है इसका जो विद्युत को अपने में से गुजरने देता है, और उस अपवाद को बोला जाता है ग्रेफाइट। अपवाद कौन सा है? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक अधातु होती है। ठीक है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये चीज।
और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। 4 अधातुओं के उदाहरण दे देंगे और उनमें से एक आपको मिलेगा ग्रेफाइट। तो याद रखेंगे ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक, विद्युत को अपने में से जाने नहीं देती। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और एक और बात याद रखेंगे इसके बारे में कि जैसे हमने बात की थी कि हमारी मैक्सिमम यानी ज्यादातर धातुएं ठोस रूप में पाई गई थी, केवल एक ही ऐसी धातु थी जो कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में थी और वो था पारा। ठीक है, उसके अलावा अगर अधातुओं की बात की जाए कि अधातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो वही अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीनों रूपों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव व गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं लगभग 11 ऐसी अधातुएं हैं जो गैस रूप में पाई जाएंगी। ठीक है, गैस तीनों रूपों में अवेलेबल है, तीनों रूपों में पाई जाती है। ठीक है, तीनों रूपों में पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन और यहां से इस लाइन से क्वेश्चन आर्मी में पूछा जाता है कि भाई साहब वो कौन सी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाएगी, तो एकमात्र ब्रोमीन अधातु, एकमात्र ब्रोमीन ही वह अधातु है जो कमरे के ताप पर, अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जो कमरे के ताप पर तरल होती है। ठीक है, कमरे के ताप पर तरल होती है। तो सीधा सीधा बताइएगा भाई, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पे तरल रूप में पाई जाएगी, आप आंसर क्या देंगे, पारा। पूछ लिया जाए एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पे तरल रूप में पाई जाएगी, क्या आंसर देंगे, ब्रोमीन। ये दोनों क्वेश्चन बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी इनका आंसर ध्यान से देंगे, पढ़ के देंगे, आंखें खोल के। कहीं ऐसा ना हो पूछी धातु गई है और आप अधातु लगा के आ जाओ, पूछी अधातु गई है अब धातु लगा के आ जाओ, 2.5 नंबर कट जाएंगे अगर इतनी छोटी सी बात पे आपने चीजों को गलत कर दिया तो। ठीक है, तो ये अपनी अधातुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये अपनी धातुएं करती हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम बात करें उपधातु की कि उपधातुओं की क्या खासियत है। तो बस आपको उपधातु के बारे में एक ही बात याद रखनी है, ज्यादा नहीं याद रखना है। इसे बोला जाता है मेटलोइड। उपधातुओं को क्या बोला जाता है, मेटलोइड। ठीक है, बस इसके बारे में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि उपधातुएं जो आपकी होती हैं, ये पहली बात तो इनमें कुछ गुण धातुओं के मिलेंगे, कुछ गुण अधातुओं के मिलेंगे। यानी हो सकता है कि कोई एक उपधातु विद्युत की सुचालक भी हो लेकिन उसके पतले तार ना बनाए जा सके। कोई धातु ऐसी हो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करती हो और उसको आप क्या करो, द्रव अवस्था में भी देखने को मिल जाए या गैस अवस्था में भी देखने को मिल जाए। तो यानी वो चीजें, वो तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण अपने अंदर समाहित करके रखते हैं, उन्हीं को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, उपधातु की श्रेणी में। यानी कुछ गुण धातुओं के, कुछ गुण अधातुओं के। ठीक है, तो इसके बारे में बस आपको यही बात याद रखनी है कि इनके अंदर धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपके अधातु। ठीक है, तो ये आप परिभाषाएं कर दोगे भाई। अंतर से कई 3-4 क्वेश्चन बन के आ चुके हैं आपके, धातु और अधातु में क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं से 3-4 प्रश्न आपके बन चुके हैं जो इंडियन आर्मी में पूछे जाएंगे।
ठीक है, पूछ लिया जाए तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाएगी, पारा। कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाएगी, ब्रोमीन। ठीक है, कौन सी अधातु है जिसमें चमक होगी, आयोडीन। ठीक है, आंसर दे देंगे आप। कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक होगी, सीसा। कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होगी, ग्रेफाइट। ठीक है, इस तरह से आंसर आप दे देंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिल्कुल सिंपल सी चीजें चल रही थी। 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, जो आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको आराम से जरूर किसी ना किसी के AROK में देखने को जरूर मिले होंगे। अगला देखो, अगला यहाँ से एक शब्द आपको पढ़ना है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब हम आगे पर आएंगे धातुओं के ऊपर, कि हमारी धातुएं जो होती हैं कुछ विशेष धातु, क्योंकि धातुएं संख्या में बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है संख्या में बहुत ज्यादा धातुएं होती हैं अपनी। ठीक है, अब हमें सारी धातुएं नहीं पढ़नी है, हमें केवल कुछ ही धातुओं के बारे में पढ़ना है, जो एक तो मुख्य है, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्योंकि भाई जो धातुएं हमारी लैब में उपयोग करी जाती हैं, या फिर जिनका उपयोग आज तक कर ही नहीं पाया है कोई भी, तो उसका उपयोग हम क्या करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जितनी भी रेडियो सक्रिय धातुएं होती हैं, उनमें से आधियों का इस्तेमाल तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं। तो जब वैज्ञानिक भी उनका उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो फिर हम अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग कहाँ पे कर लेंगे। तो हम केवल उन्हीं धातु और धातुओं के बारे में पढ़ेंगे जो सामान्य रूप से, सरलतम रूप से हमें प्राप्त हो जाती हैं और सीधा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होती हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, एक शब्द याद रखेंगे आप, जिसे आप बोलेंगे अयस्क। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, अयस्क। और अयस्क को ही बोला जाता है और। अयस्क को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज अब आएगी हमारे आगे इसके अंदर। तो देखो, अगर हम बात करें कि क्या होता है ये अयस्क, ये अयस्क क्या होता है और क्या होता है, तो देखो, पृथ्वी से जब किसी भी धातु को निकाला जाता है, तो वो धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती कि आपने ऐसे हाथ डाला, गड्ढा खोदा और गड्ढे में से धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे ऐसे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे निकाल निकाल के रख लिए, बड़े बड़े सोने के टुकड़े, चांदी के टुकड़े आपने निकाल निकाल के रख लिए। धातुएं ऐसे नहीं पाई जाती। धातुएं कई सारे तत्वों के मिश्रण के अंदर होती हैं, बहुत सारी चीजें एक घोल के रूप में। जैसे ईंधन हम पढ़ चुके हैं, ईंधन में आप सभी को पता है कि जमीन से निकाला जाता है पेट्रोलियम, और फिर बाद में उस पेट्रोलियम में से छांट छांट के चीजों को अलग किया जाता है। उसी में से फिर पेट्रोल निकालते हैं, उसी में से डीजल निकालते हैं, उसी में से केरोसिन ऑयल निकालते हैं। उसी तरह से जब पृथ्वी में से खनन के द्वारा इनको निकाला जाता है, तो वो एक मिश्रण के रूप में बाहर आती है, और उसी मिश्रण को क्या कहा जाता है, उसी मिश्रण को अयस्क कहा जाता है, और कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस बारे में हम बात करेंगे अभी कि और क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिनमें से किसी भी धातु को निकाला जाता है। ठीक है, तो अयस्क, ये अलग कलर से कर देती हूँ। ठीक है, अयस्क, अयस्क वे पदार्थ होते हैं अयस्क वे पदार्थ होते हैं जो एक मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, तथा जिनमें से बाद में धातुओं को निकाला जाता है। ठीक है, जो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं तथा मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, तथा इनमें से धातुओं को शुद्ध करके निकाला जाता है, तथा इनमें से धातुएं प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ धातुओं के और अयस्क आपसे पूछे जाएंगे, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, ठीक है, चांदी का अयस्क क्या है, लोहे का अयस्क क्या है। तो हमें अयस्क शब्द पता होगा, उसका मीनिंग पता होगा, तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो अयस्क क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो मिक्सचर के रूप में पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं, तथा बाद में उनमें से छांट के धातुओं को अलग किया जाता है, बाद में इनमें से धातुएं निकाली जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलेंगे और बोलेंगे। ठीक है, अगला आप लिखेंगे मिश्रण, अगला आप मिश्र धातु, अगला आपका होगा मिश्र धातु।
मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु को ही बोला जाता है भाई अलॉय। अंग्रेजी नाम भी साथ साथ ही करते चलेंगे, क्या पता अंग्रेजी नाम पूछ ले, इसे आप क्या बोलोगे, अलॉय, ठीक है, अलॉय। मिश्र धातु के लिए अंग्रेजी में शब्द यूज किया जाता है अलॉय, और हिंदी में उन्हें बोला जाता है मिश्र धातु। तो इसका मतलब क्या है, क्या होती है अलॉय, तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित करके एक नया उत्पाद जो बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से तैयार, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से तैयार उत्पाद ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, मिश्र धातु। क्योंकि अभी हमें आगे चल के कुछ धातुओं की मिश्र धातु भी पढ़नी होगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जितनी भी धातुएं अपनी होती हैं उन धातुओं की मिश्र धातुएं कौन सी होंगी। जैसे पूछ लेते हैं तांबा कहां से, जो कॉपर है, कॉपर की मिश्र धातु कौन सी होती है, चांदी की मिश्र धातु कौन सी होती है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। एक शब्द और याद रखना है आपको, एक शब्द और याद रखना है जिसे आप कहेंगे अपर रूप, जिसे आप क्या कहेंगे, अपर रूप, अपर रूप, या फिर इसे आप बोलेंगे एलोट्रोप, जिसे आप क्या बोलेंगे, एलोट्रोप। आप इसे एलोट्रोप भी कह सकते हो। कि क्या होता है ये एलोट्रोप, क्या होती है ये अपर रूप। तो देखो, एक ही तत्व एक ही है, पर जब वो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर रूप की श्रेणी में रखते हैं। यानी तत्व तो वही है पर वो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोयला है, आप सभी ईंधन पढ़ चुके हो तो आप सभी को पता है कि कोयला जो होता है वो 4 टाइप का कोयला होता है हमारा। हर एक कोयला पृथ्वी पे अलग अलग गहराइयों में पाया जाएगा और अलग अलग गहराइयों में पाए जाने के कारण उनकी विशेषताएं भी फिर बदल जाती हैं। एक किसी तरह व्यवहार करेगा, दूसरा किसी तरह से व्यवहार करेगा, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, रूप बदलने के साथ साथ उसके विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष सब कुछ बदल जाते हैं। तो ऐसा ही अपने तत्वों के साथ भी होता है, ऐसा ही अपनी धातु और अधातुओं के साथ होता है। तो अपर रूप का मतलब है वो वस्तुएं या फिर किसी भी तत्व के वो रूप जो देखने में एक जैसे होंगे, जिनकी संरचना एक जैसी होगी लेकिन उनकी विशेषताएं अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे, वह पदार्थ जो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, अपर रूप बोलेंगे। तो साथ में एक चीज और लिखेंगे कि अपर रूपों के गुण व दोष अलग अलग होते हैं। अपर रूपों के गुण व दोष भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब बार बार आगे इस टॉपिक में जहां पे भी मैं अपर रूप शब्द का इस्तेमाल कर दूं, आप इस चीज को समझ लेंगे कि अपर रूप का मतलब है कि भाई साहब ऐसा पदार्थ जो संरचना में तो एक जैसा है परंतु उसके गुण दोष अलग हैं, उसका व्यवहार करने का तरीका अलग है। अयस्क शब्द का जहां इस्तेमाल कर दे, समझ लेना वो पदार्थ जो पृथ्वी से एक मिक्सचर के रूप में प्राप्त किया जाता है और फिर उसमें से छांट के हमने किसी धातु को निकाला होगा। मिश्र धातु यानी दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित करके जो नया उत्पाद बनता है उसी को फिर हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो ये शब्द आप दिमाग में छाप लेंगे, आगे आपके काम आएगा सभी लोगों के, ठीक है। चलिए
अब आप सभी बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया हो तो फिर बताइए। फिर हम बढ़ते हैं अपनी कुछ धातुओं की तरफ। धातुएं वन बाय वन करेंगे, उनके उपयोग करेंगे कि भाई कौन सी धातु का कहाँ उपयोग किया जाता है, और इंपॉर्टेंट करेंगे। हाँ ठीक है, फालतू की चीजें हम नहीं करेंगे। जल्दी बताइए फटाफट से सारे के सारे, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भाई चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए सारे के सारे, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो यहां तक भाई आपके इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपकी विशेषताओं से ही बन चुके हैं। ठीक है, विशेषताओं से बन चुके हैं। और ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। परिभाषाएं आज तक आर्मी नहीं पूछती है, यानी आर्मी परिभाषा के रूप में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछती है, लेकिन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि मिश्र धातु शब्द बार बार सुनने को मिलता होगा, अयस्क बार बार सुनने को मिलेगा, और आपको अपरूप शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी धातुओं के ऊपर, धातुएं और उनकी विशेषताएं। ठीक है, कुछ विशेष धातु और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो सब पहले धातुएं करेंगे। ठीक है, धातुएं व उनकी विशेषताएं। ठीक है, धातुएं व उनकी विशेषताएं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहली धातु जिससे कई बार आर्मी क्वेश्चन पूछ चुकी है, सोडियम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और ये मैंने लिखा है, मेरे लिखते ही आप समझ भी गए होंगे कि हाँ पूछा तो गया है सोडियम से क्वेश्चन। तो पहले हम करेंगे किसके बारे में, सोडियम के बारे में। और सोडियम को कैसे लिखा जाता है, Na से। किससे लिखते हैं, Na, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेट्रियम। इसकी टेंशन मतलब लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, आपको पूरा ऐसे लगभग 10-12 ऐसे तत्व हैं अपने जिनका नाम कुछ और होता है, और उनके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो कुछ और होता है। तो वो लैटिन नाम वाला मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम के बारे में। तो एक तो क्वेश्चन सोडियम से क्या पूछा जाता है, तो पहला तो सोडियम से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो अपनी सोडियम होती है, ये सोडियम ऐसी धातु है जो नरम अवस्था में पाई जाती है, और इसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ठीक है, तो पहला इसके बारे में ये लिखा जाता है कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चाकू से काट सकते हैं क्योंकि नरम होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सोडियम से पूछा जाएगा कि सोडियम एक अति क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, ये कैसी धातु होती है, यह एक क्रियाशील धातु है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, क्रियाशील धातु है। ठीक है, क्रियाशील धातु है तथा ऑक्सीजन व पानी के साथ अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन व पानी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट पैदा करती है। ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट करती है। ठीक है, बम ब्लास्ट करती है एकदम से, पानी के साथ भी करेगी और ऑक्सीजन के साथ भी करेगी। इसीलिए ना तो आप इसको खुले में छोड़ सकते हो, ना आप इसको किसी डब्बे में बंद कर सकते हो, क्योंकि डब्बे में खाली डब्बे में बंद करोगे तो उस खाली डब्बे के अंदर भी तो पहले से कुछ ऑक्सीजन मौजूद होगी ना, तो वो उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी। तो उसको खाली डब्बे में भी नहीं रख सकते, उसको किसी पानी में भी डुबा के नहीं रख सकते, तो फिर इसको कहाँ पे रखा जाता है, इसको केरोसिन के तेल में संचित किया जाता है। ठीक है, केरोसिन के तेल में संचित किया जाता है। ठीक है, तेल में संचित करते हैं। ठीक है, तेल में संचित करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो केरोसिन ऑयल वाला, ये तेल वाला, कि ये भाई अपनी जो धातु होती है ये वाली
सोडियम की जो जो सोडियम है, कौन सी धातु है जो केरोसिन के तेल में संचित करी जाती है, तो अपनी सोडियम धातु है जो इसके बारे में यहाँ पे संचित की जाती है। ठीक है, एक आप इसके बारे में याद रखेंगे कि सोडियम का और क्या होता है, कहां से मिलता है सोडियम, क्या पृथ्वी में से सीधे मिल जाता है, तो भी धातु तो कोई भी होगी वो सीधे तो मिलेगी नहीं, किसी ना किसी अयस्क के साथ मिलेगी। तो सोडियम का अयस्क क्या होता है, सोडियम का अयस्क क्या है, इसका अयस्क क्या होता है, क्या है इसका और, अब मैं अयस्क बताऊंगी नहीं होता क्या है, पहले ही बता चुकी हूं। अब आप सोडियम का और लिख लेंगे, इसका जो और होता है उसे बोला जाता है क्रायोलाइट। क्या बोला जाता है, क्रायोलाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रायोलाइट आप लिख देंगे, सोडियम का जो भी और होता है उसे आप क्रायोलाइट लिख देंगे। पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्रायोलाइट किसका और है, तो सोडियम का और होता है। ठीक है, फॉर्मूला में लिख लेंगे Na3+6, हालांकि कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, पहले ही बता देती हूँ, क्रायोलाइट का फॉर्मूला हस्तकार में कभी नहीं पूछा गया है। क्रायोलाइट आपसे पूछ सकते हैं सिर्फ इसी तरह से लिख के कि सोडियम का अयस्क कौन सा होता है, क्रायोलाइट होता है। सोडियम से कोई भी मिश्र धातु अभी तक नहीं बनाई गई है। ठीक है, मिश्र धातु कोई नहीं बनाई जाएगी। हाँ, सोडियम का उपयोग करके नमक बनाया जा सकता है, पर वो नमक जो होता है सॉल्ट, वो कोई धातु नहीं होता है, इसी कारण उसको हम मिश्र धातु नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सोडियम के बारे में ये मुख्य तथ्य आप याद रखोगे। ये चाकू से काटने वाला और ये केरोसिन ऑयल वाला कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला दूसरी धातु होती है हमारी पोटेशियम। दूसरी हमारी कौन सी होती है, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम को किससे लिखते हैं, के से, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन में केलियम बोला जाता है। लैटिन में क्या बोलते हैं, कैलियम, इसी कारण इसको पोटेशियम के से चिन्हित किया जाता है, क्योंकि इसको कैलियम बोला जाता है। अब देखो, जैसे हमारी सोडियम एक बहुत अच्छी रिएक्टेबल थी, अभिक्रिया कर रही थी, वैसे पोटेशियम भी अभिक्रिया करती है। कि सोडियम के बाद पोटेशियम इसीलिए आपको मैं करवा रही हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती धातुएं होती हैं, तो इसी कारण हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी ये जो होती है धातु, ये भी क्रियाशील धातु होती है। तो लिखेंगे कि यह भी एक क्रियाशील धातु है। ठीक है, यह भी एक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है। अतः यह भी ऑक्सीजन व पानी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट करती है। ठीक है, अतः यह भी ऑक्सीजन व पानी के साथ मिलकर विस्फोट करती है। ठीक है, ये भी ब्लास्ट करती है। सोडियम ज्यादा है। ठीक है, सोडियम का धमाका ज्यादा सॉलिड होता है, इसका धमाका उसके मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। भाई अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, और ऑप्शन में आपको सोडियम भी दे दे पोटेशियम भी दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेशियम भी क्रियाशील है लेकिन सोडियम से थोड़ी कम होती है, सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। सोडियम की तो एक इतनी छोटी सी गोली अगर आप ले लो ना, सरदर्द की टैबलेट होती है, इतनी सी टैबलेट अगर आप पानी के अंदर डाल दो ना, तो इतना धमाका होता है कि यहाँ से लेके जिस भी बर्तन में तुम पानी भर के उसके अंदर डालोगे ना, वो बर्तन के तो टुकड़े हो जाएंगे ही, साथ साथ उतनी ऊपर तक यानी दीवार तक, ऊपर छत तक वो ब्लास्ट उसकी लपटें पहुंचती हैं, और उसके आसपास के कुछ मीटर के यानी कि 1.5 से 2 मीटर तक के एरिया में जो आदमी बैठा हो ना, उसके ऊपर अगर चिंगारी गिर गई तो त्वचा भी, कपड़े वपड़े भी सब जल जाते हैं। तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील होती है पोटेशियम के मुकाबले। ठीक है, इसको भी फिर कहां पे स्टोर करेंगे, केरोसिन के तेल में। ठीक है, इसे भी कहां स्टोर किया जाता है, केरोसिन के तेल में। ठीक है, केरोसिन ऑयल में संचित किया जाता है आपकी पोटेशियम धातु को। अब भाई सॉफ्ट है तो इसको भी तो चाकू से काट सकते हैं। भाई जब वो सॉफ्ट थी, ये भी सॉफ्ट ही होती है, उसके मुकाबले थोड़ी हार्ड है पर सॉफ्ट ये भी होती है, इसे भी आसानी से आप चाकू से काट सकते हो। ठीक है, तो लिख लेंगे चाकू से काटा जा सकता है। बस
ये दो ही ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी धातु आपकी प्रकृति में नहीं है जिसे इजीली आप चाकू से काट सको। ठीक है, आदित्य जी क्या कह रहे हैं? नल में भरकर चलाते हैं, मैं समझी नहीं। नल में भरकर कौन सी धातु चलाते हैं भाई? नल लिखा है, जो भी थोड़ा समझ में नहीं आया भाई थोड़ा क्लियर लिखो। ठीक है, नल में भरकर चलाते हैं, वे मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार क्लियरली लिख देना। ठीक है, देखो अब देखो, पोटेशियम जो आपकी होती है इसका अयस्क क्या है? पोटेशियम का क्या अयस्क होता है, क्या और होता है? ठीक है, जैसे सोडियम का अयस्क हमने पढ़ा क्रायोलाइट, वैसे इसका अयस्क क्या होता है? तो इसके अयस्क को बोला जाता है कार्नेलाइट। क्या बोला जाता है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका होता है? पोटेशियम का। और आपका क्रायोलाइट किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, तो ये चीज आपको सबको मेरे हिसाब से समझ में आई। ठीक है, अब यहां तक जो हमने क्या किया है, अपनी लगभग दो धातुओं के बारे में कर लिया है जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, और ऑप्शन में सोडियम ना देके पोटेशियम दे देता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सोडियम है ही, दूसरे नंबर पे कौन सी है? पोटेशियम। अगर सोडियम नहीं दिया तो पोटेशियम दे देगा, कोई बात नहीं, हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। तो भाई यहां तक दो धातुओं से अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है तो कर दोगे आराम से? जल्दी बताइए, कर दोगे? जल्दी बताओ। चलो मेरे ख्याल से आप सभी लोग कर देंगे, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीजों में। अब अगली क्लास में हम अपनी दूसरी धातुओं के बारे में पढ़ेंगे जो क्रियाशील कम होती हैं और जिनके उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादा करते हैं। क्योंकि भाई ये सारी की सारी तो क्या है, ये सारी की सारी तो हम सोडियम का उपयोग थोड़ी करते हैं। कौन पोटेशियम का उपयोग करता है, कौन सोडियम का उपयोग करता है? आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने सोडियम आज तक देखी भी नहीं होगी कि कैसी होती है, क्योंकि सोडियम में इतनी क्रियाशील है तो यूं खुले में तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, और ऐसी चीजों को हम अपने घर में लाएंगे क्यों? तो अब कल की क्लास में हम सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से भाई मान के चलिएगा एक क्वेश्चन तो धातु और धातु से आएगा ही आएगा, चाहे वो पूछे कैसे भी। अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपके केमिस्ट्री से आए तो उन 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका धातु और धातु से पक्का आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको आपके अम्ल क्षार उनसे देखने को मिलेगा, या फिर आपके किसी रासायनिक सूत्र से आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पक्का मिलता है टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इन सब अम्लों से मिल जाता है कि किस अम्ल का कहां पे उपयोग किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे फिक्स हैं आपकी केमिस्ट्री से जहां से आने ही आने होते हैं। एक आपका जैसे कि थोड़ा बहुत मीटर वगैरह, पैमाने वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। भाई लंबा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 3 क्लास भी हो सकती है, 4 क्लास भी हो सकती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना लंबा क्यों खींच रहा है, और ध्यान रखेंगे कल आपकी फिजिक्स की क्लास भी होगी, रसायन विज्ञान की क्लास भी, सॉरी भौतिक विज्ञान की क्लास भी स्टार्ट होगी। अब आप सभी लोग मुझे ये बता देना, चैट में बता देना। ठीक है, चैट में आप हमको ये बता देना कि भाई अब किस टाइम पे आप फिजिक्स की क्लास लेना पसंद करोगे। ठीक है, फिजिक्स की क्लास किस टाइम पे लेना पसंद करोगे? ठीक है, बताओ जल्दी से बता देना। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो कभी कभी आदित्य सिंह जी, वो कभी कभी जैसे, अच्छा ये पूछ रहे थे आप कि जो लोहे का नल होता है उस नल में कभी कभी हम, आदित्य सिंह जी 11 बजे, सॉरी 11 बजे नहीं हो पाएगी क्योंकि 11 बजे ऑफलाइन कोचिंग में क्लास होती है। तो या तो फिर आपकी क्लास हो सकती है मॉर्निंग में, या तो मॉर्निंग में हो पाएगी, या फिर आप ये बोलो कि मैम लाइव आप कभी भी ले लेना, हम तो ऑफलाइन ही देख लेंगे, तो वो बता देना आप मुझे। ठीक है, क्योंकि कोई कभी बोल रहा है, कोई कभी बोल रहा है, क्योंकि भाई सीधा ये होता है कि क्लास में ये मान के चलिए 10 बजे ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसी टाइम पे हो पाएगी। तो इतना हो सकता है कि मैं 9 बजे ले सकती हूँ आपकी क्लास। ठीक है, या तो 9 बजे ले सकती हूँ आपकी क्लास, या फिर शाम के 5 बजे ले सकती हूँ। तो इन दोनों में से कोई टाइम अगर आप लोगों को सुटेबल होता है तो आप बता देना, या फिर आप ये
देख लेना कि मैम आप चाहे कभी भी ले लो, हमारी बला से आप चाहे रात के 12 बजे लो, लेकिन हम तो देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, यानी कि आप लेकर उसको अपलोड कर देना, हमारी मर्जी, हम डबल स्पीड से देखें या फिर सिंगल स्पीड से देखें, आप बता देना मुझे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।